हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ मौजूद हैं फिर से कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित, नमस्कार जी। सर, आपको पता ही है कि चुनावी परिणाम आ चुके हैं महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, और उसके बाद जो राजनीतिक दाव पेच होते हैं वो चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर काफी उठापटक हो रही है। और इस बीच में कांग्रेस की तरफ से भी काफी बयान आ रहे हैं। एक स्टेट में कांग्रेस जीती है, झारखंड में जेएमएम के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ा था उसने, और जबकि महाराष्ट्र में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में जो एक फायदा मिल रहा था कांग्रेस को, जिस तरीके से उसे एक माइलेज मिलते हुए दिखाई पड़ा था, वो माइलेज खास करके महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लूज कर दिया है। और चुनावों के बाद जो बयान आने लगते हैं, जैसे ईवीएम पे और तमाम चीजों पे, वैसे कांग्रेस की तरफ से बयान आने लगे हैं। आज से लोकसभा का सेशन भी स्टार्ट हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर एक कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिक बैठक हो रही वो भी चल रही है इस वक्त अभी। तो कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, इस पे चर्चा हो रही है। सेशन में भी कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आपसे आज कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहेंगे सर कि कांग्रेस की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, जो एक लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो एक नई पारी खेलने को तैयार दिख रही थी, अब उस पर फिर से कमी आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इस दौर में तमाम तरह के बयान भी जो आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, राहुल गांधी के भी कई बयान इस बीच में आए हैं, वो भी विरोधाभासी से हैं। जैसे ईवीएम के मुद्दे पे बात कर लें तो वहां महाराष्ट्र में कई नेता ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि झारखंड में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो इन परिस्थितियों में किस तरह से देखा जाए सर कि कांग्रेस जो है अब आगे उसकी रणनीति क्या होगी? सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए और वो आपको किस हाल में नजर आ रही है अभी वर्तमान परिस्थिति में? देखिए अमित, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो विधायिका, जो जी। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, तो उसका रास्ता लोगों के बीच से होकर के गुजरता है। जी बिल्कुल। तो नेता को लोगों के बीच में होना बहुत जरूरी होता है। ये बात समझने वाली बात है, बहुत ही मतलब। और जो किसी अखबार ने जब ये रिजल्ट आया था तो किसी एक अखबार ने हेडलाइन दिया था, बहुत ही ऐप्ट हेडलाइन दिया था कि बीजेपी विंस महाराष्ट्र, कांग्रेस लूजेस इट्स मोजो। अब मोजो का अर्थ क्या है? मोजो ये अब मोबाइल जर्नलिज्म वाला अर्थ नहीं। मोजो का जो अंग्रेजी भाषा में जो वास्तविक अर्थ है, वो वास्तविक अर्थ है कि मैजिक चार्म। जो एक मैजिक चार्म जो राहुल गांधी के लीडरशिप में जब इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, तो वो जो एक मैजिक चार्म कांग्रेस के नाम के आसपास जो असेंबल हुआ था और वो एक जो हैलो बना था, वो तो पिछले दो चुनाव में डिमिनिश हो गया, वो पिछले दो चुनाव में खत्म हो गया। और हरियाणा में हारना और महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह से हारना, बंगाल में सारे बाई इलेक्शंस में जमानत जब्त हो गए, कर्नाटक में इनका प्रदर्शन जो बाई इलेक्शंस हुए वहां पर ठीक ठाक रहा, वहां इनकी सरकार भी है, उन्होंने पावर भी रिटेन किया। अगर आप मुझसे ये पूछें कि कांग्रेस में आखिर ये जंग क्यों लगता जा रहा है कि वो एक अच्छे प्रदर्शन के बाद मोमेंटम खड़ा करने में असमर्थ है, तो मैं इसके पीछे आपको दो तीन कारण बता दूं। पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इनको कमजोर करने वाली ताकत, इनके अंदरूनी ताकत तो बाद में, बाहरी ताकत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फाउंडिंग के 10वां साल है जी। और लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद दुनिया ये जानती है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपने पॉलिटिकल आर्म के लिए, जो भाजपा जो पॉलिटिकल आर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए, जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था, उस तरह से उसने काम नहीं किया है। लेकिन लोकसभा में चुनाव के हार के बाद, और जो कहते हैं कि एक तरह से जो पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको एक सबक सिखाने के बाद, आरएसएस फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है।
जी और ये आपको नजर आ रहा है जो आपको चुनाव हरियाणा में हुए, जी बिल्कुल। उनको मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना। और जो हम्म। चुनाव आपको अभी महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र जो है सो गृह प्रदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जी नागपुर। और वहां जी पर जी उनकी उनकी एक एग्जिस्टेंस हमेशा से रही है, उनकी एक फॉलोइंग हमेशा वहां पर। ये उनके, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था इन द रन अप टू द इलेक्शंस कि 106 संस्थाएं उनकी इस चुनाव में काम कर रही थी, 106 संस्थाएं। हमारी डिस्कशन बस रुक जाती है कि पार्टी का पन्ना प्रमुख और पार्टी का बूथ इंचार्ज या पार्टी, लेकिन हम ये जो 106 संस्थाएं जो काम कर रही थी महाराष्ट्र में, इसको हमने नजरअंदाज कर दिया। वो किसी भी जी हाल में अपने पॉलिटिकल आर्म को, देखिए लीडरशिप के साथ एक मनमुटाव हो सकता है, लीडरशिप के साथ एक तनातनी हो सकती है, लेकिन कभी भी आरएसएस ये नहीं चाहेगा कि उसका पॉलिटिकल आर्म इतना कमजोर पड़ जाए कि उसका प्रभुत्व अगर आरएसएस का प्रभुत्व इस देश में अगर है, उसके एजेंडा को अगर आगे बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? उसके एजेंडा को आगे उसका पॉलिटिकल आर्म भाजपा बढ़ाएगा ना, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल। तो इस दिशा में वो काम कर रहे हैं और उनकी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कि मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया 106। मैं ये कहूं कि अगर इन्होंने अगर अपनी कुछ भी अगर लाज बचाई है यहाँ पर हम्म। झारखंड में, तो हमने अपने झारखंड। बातचीत में पहले भी कहा था कि वहां पर जो आरएसएस की जो संस्थाएं जो है, जो पुरानी संस्थाएं जो लगी हुई है, वो जो काम कर हम्म। रही थी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इन जिनको बीजेपी की लीडरशिप ने जिन लोगों को बाहर से इंपोर्ट किया, चाहे वो मधु कोड़ा की पत्नी हो या प्रदीप बाल मुच्ची की पत्नी हो या कोई और हो, या बाहर से मुख्यमंत्री भेजा हिमंता बिश्वा शर्मा को, जो नॉन आरएसएस का आदमी है, जी वो कहते हैं ना कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, तो वो हिंदुत्व की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं, जितना कि बढ़ चढ़ करके शायद आरएसएस के लोग जो बात करते हैं, अपने बात को बहुत ढंग से, बहुत तरीके से रखते हैं। जो कि हिमंता जी। बिश्वा शर्मा उनके एजेंडा को चलाना चाहते हैं, लेकिन भाषा वो किसी और की बोलते हैं। तो हाँ, आज भी उनका बयान आया है कि घुसपैठ का मुद्दा जारी रहेगा वहां पे भी, हाँ, बना मतलब रहेगा। जो है सो मतलब ये तो जो मैंने कहा कि नए नए आए हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हैं, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस पार्टी से आए हैं इधर। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि हम आरएसएस के प्रेजेंस को इन स्टेट्स में हम इग्नोर नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन स्टेट्स में खड़ी है तो कांग्रेस का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, इस बात को हम नहीं भूल सकते। जी अब ये तो बात हो गई बाहर की बात, जो कि विरोध है कांग्रेस का, जो कांग्रेस का जो राइवल पार्टी जो है, जो कांग्रेस का राइवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो महज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन है, बल्कि संघ परिवार है, एक वैचारिक परिवार है, जिसका हम्म। अपना एक प्रेजेंस है, जिसका अपना एक नेटवर्क है। हो सकता है कि मेरे आपसे बात हो रही हो तो कांग्रेसी मुझे कहते ये तो संघी है, संघी जैसा बात कर रहा है। ये बात मानने वाली बात है। आप कभी जाकर के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, और आपको जहां पर ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हैं, इनके कभी हम्म। आप लिस्ट को जाकर के देखें, कितनी बॉडीज वहां रजिस्टर्ड हैं जो कि काम करती हैं संघ के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जी सारी बिल्कुल। बॉडीज अपने अपने रोल में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं बीजेपी के एजेंडे को चुनाव लड़ने के समय। अब कैसे इस बात को इग्नोर जी। कर सकते हैं? अब इस बात कहा को तो ये इग्नोर भी कर जाता है कि ये भी बात होती है कि संघ के जो सदस्य हैं, वो तो ये देखते ही नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं, तो वो तो सीधे जाते हैं और जो कहा जाता है उस हिसाब से कमल के निशान पे वोट दे के चले आते हैं। तो ये सकते। एक वोट बड़ा देना समाज। एक वोट देना तो एक बहुत छोटी सी बात है। वो पूरी जी चुनाव की तैयारी में जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह से माहौल क्रिएट कराते हैं, आपके जो हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप हर एक जी कॉलोनी में, हर एक सोसाइटी में, हर एक आरडब्ल्यूए में, हर एक मतलब कितने आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनके आपको भी रोज इनविटेशन आते होंगे, मुझे भी इनविटेशन आता है। तो और कईयों के हम मेंबर भी होते हैं, और उसके अंदर अगर हम एक ए पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर भी हैं, तो उसके अंदर भी के अंदर जो मेंबर होते हैं,
वो भी वहां संघ का एजेंडा को पुश करते रहते जी हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो 24/7 आरएसएस अपने एजेंडे को पुश कर रहा है और अपने पॉलिटिकल आर्म को मजबूत कर रहा है। तो कांग्रेस के सामने एक बहुत ही मजबूत कांग्रेस के सामने एक बहुत ही मजबूत विचार, बहुत ही मजबूत आइडियोलॉजिकल बॉडी है, जिसके कई आर्म्स हैं। उनका पॉलिटिकल आर्म, एक आर्म उनका भाजपा है, जो सबसे बड़ा आर्म है, पॉलिटिकल आर्म है, जिसको मजबूत करने में लगातार लगे रहे, और जिसके मुकाबला करने में कांग्रेस जो है सो वो जो कार्डर बेस्ड राजनीति वो करते हैं, उसके मुकाबला करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। अब जो कांग्रेस की जो जो रणनीति राजनीति रही है जमाने से, कि वो जो है सो अपने आइडियोलॉजिकल जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और रेगुलेशंस थी, उसको उन्होंने लेफ्ट को ट्रांसफर कर दिया था, वामपंथियों को ट्रांसफर कर दिया था। ये फैक्ट है, इतिहास का फैक्ट। और ये लोग कहते हैं कि जब नूरुल हसन को बनाया गया हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनके बात से ही ये चल पड़ी कि जो जो पूरा इतिहास का लेखन है, और जो और जो लिबरल साइंस, जो लिबरल आर्ट्स हैं हमारे, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, उनका सारा जो झुकाव एक तरह से वामपंथ की तरफ हुआ, हिंदू धर्म के विरोधी हुआ, तो ये सब जो है तो उसकी देन है। कांग्रेस ने रियलाइज नहीं किया कि ये जो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया पूरा लेफ्ट की तरफ, ये सोच करके कि लेफ्ट को चलो ये हम रेवड़ी उनको बांट देते हैं और इससे लेफ्ट खुश रहेगी और हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। इन्होंने ये नहीं समझा इस बात को कि वो जो एजेंडा लेफ्ट सेट कर रही थी, वो जो भाषा का लेफ्ट प्रयोग कर रही थी, वो जो इतिहास लेफ्ट लिख रही थी, उसका क्या रिपरकशन मासेस के ऊपर, उसका क्या रिपरकशन पब्लिक डोमेन में होगा। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, आपको शायद इस बात की जानकारी हो या ना भी हो, कि एक जमाने में उत्तराखंड राज्य बनने के पहले वहां पे लेफ्ट का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था, लेफ्ट के कार्डर्स बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन लेकिन जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला है, तो उस समय लेफ्ट जो है बड़ा रिजिड होता है अपने आइडियोलॉजी को चेंज करने। जैसे उसने ज्योति बासु को 1996 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया देश का, तो बड़ा रिजिड था। उसने कहा कि वी विल नॉट सपोर्ट उत्तराखंड, मतलब डिमांड फॉर उत्तराखंड स्टेट। लेकिन उत्तराखंड के लोग तो चाहते थे ना उत्तराखंड स्टेट। जी बिल्कुल। उस समय क्या हुआ, उसी समय राम जन्मभूमि में कोई प्रेजेंस नहीं था बीजेपी का उत्तराखंड में। ये संघ की इकाइयों को छोड़ करके कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं था। लेकिन उस समय संघ की इकाइयों ने राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाया, और ये जो सारा जो सारा कार्डर था लेफ्ट का, वो राइट को शिफ्ट कर गया, वो राम जन्मभूमि मूवमेंट के साथ हो गया। और जो राम जन्मभूमि मूवमेंट और उत्तराखंड राज्य मूवमेंट एक साथ चले। तो ये इतिहास की कुछ बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं, जो बातें राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं उनको समझ में नहीं आ रही, कि हम जो लगातार ये पार्टी जो है सो जो अपनी स्ट्रैटेजाइजिंग को और अपनी चुनाव प्रक्रिया को, वो जो वामपंथियों को, और उनके पार्टी के अंदर भी जो वामपंथी हैं, जो जिनके लिए लेट अरुण जेटली बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते थे, लिमोजिन लिबरल्स, कि मर्सिडीज में चलने वाले और आईआईसी में बैठ करके अच्छी शराब पीने वाले जब वो समाजवाद की बात करते हैं, तो ऐसे लोग, जिसमें कि एक कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी हैं उसके मीडिया सेल के, तो ऐसे लोग को अगर इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, अगर अपनी सारे थॉट प्रोसेस को, अपने सारे स्ट्रेटेजाइजिंग को, अपने सारे फेस को, अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए, तो मुंह की तो खानी पड़ेगी इनको। दिल्ली में जब अब आपके लिए आपने भारत यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश में माहौल बना, दिल्ली में भी माहौल बना। आपने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में आपने 5 सीटें दे दी अरविंद केजरीवाल की पार्टी।
और 2 सीट जो 4 सीटें दी थी और 3 सीट पे जो आप लड़े उसमें एक ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन लड़ा, जेपी अग्रवाल, चांदनी चौक से। एक जगह आपने वो कन्हैया कुमार को लड़वा दिया और एक जगह वो उदित राज को लड़वा दिया, दोनों इंपोर्टेंट। अब कन्हैया कुमार को आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पर कि इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहां के एग्जिस्टिंग एमपी के लिए थी, जो तिवारी है, क्या नाम है उनका, मनोज तिवारी, उनके लिए थी, वहां पर लोग हराने को थे, लेकिन आपने उनको दे दिया कौन? कन्हैया कुमार। भाई कन्हैया कुमार क्या हस्ती है पॉलिटिकली? जेएनयू का प्रेसिडेंट, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, कोई पॉलिटिकल हस्ती होता है वो? कितने वोटिंग होती है वहां? 3,500-4,000 वोटिंग होती है वहां पर। उनसे बड़ा तो नेता डूसू का प्रेसिडेंट होता है, 70 कॉलेजों में जाके लड़ता है चुनाव वो। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के 7, दिल्ली के जो 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 70-75 कॉलेज है उनमें जाकर के वो चुनाव लड़ता है। और ये जेएनयू का प्रेसिडेंट 3,500-4,000 के वोट पर ही सारा कुछ तय हो जाता है। कुछ अभी ज्यादा हो गया, हमारे जमाने में जब हम लोग एक्टिव थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, यही था। जी, और डूसू के नतीजे भी आज ही आए हैं सर। आ जाए जी, इस बार ये भी कांग्रेस पार्टी जीती है उसमें, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने जीता है उसमें जो है। तो हालांकि जो मुख्य सीटें हैं वो एबीवीपी के पास गई हैं। नहीं, अध्यक्ष का सीट तो कांग्रेस के पास गया है जी। तो चलिए हम डूसू को बाद में डिस्कस करेंगे, डूसू वही मुद्दा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो जेएनयू का जो चुनाव होता है 3,500-4,000 वोट का चुनाव होता है, उसके एक नेता को, और जो कि भाई सोशल मीडिया पर कोई आदमी, सोशल मीडिया, अब एक आया था ना खबर बॉम्बे से, कोई एजाज करके था जिसके लाखों लाख सोशल मीडिया फॉलोवर थे, वोट आया 104। उसी कैटेगरी में ये कन्हैया कुमार और ये इमरान प्रताप गढ़ी आते हैं, जिनको आपने अपना स्टार कैंपेनर बनाया हुआ है। वो एक अच्छे सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं, वो आपके लिए एक माहौल सोशल मीडिया में बना सकते हैं, वो एक अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, लेकिन क्या जाके चुनाव लड़ सकते हैं क्या? वहां पर चुनाव लड़ना इतना आसान काम होता है क्या? दिल्ली में जो ये 7 सीट हारे, उसके पीछे कारण ये था कि दिल्ली में ये चुनाव लड़े ही नहीं। ये कन्हैया कुमार, उदित राज और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट्स थे, उसमें महावल मिश्रा को छोड़ के जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस से, और जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस के थे, ये दोनों बस चुनाव लड़े। अब बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो चुनाव लड़ा ही नहीं गया, एमपी का चुनाव लड़ा ही नहीं गया साहब। आपने पूरा माहौल खराब कर दिया दिल्ली में, वरना दिल्ली में 2-3 सीट तो आप निकाल ही लेते। तो ये जो आपकी जो कैलकुलेशंस है, आपकी जो सोच है, आपका जो ये है, आपने जो ये आउटसोर्सिंग कर रखा है ना लोगों को, और लोगों के बीच में अडानी, अडानी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अडानी का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी। पार्लियामेंट आप उठा रहे हैं, टीवी पर आप उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं, लोगों के बीच उठा रहे हैं क्या? लोगों के बीच आके इस पर आंदोलन आप कर रहे हैं क्या? मुझे याद है जब बोफोर्स का मुद्दा उठा था, उस समय हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। मॉरिस नगर चौक है, मॉरिस नगर चौक है जहां पर मेन दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहां पे आकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह, जसपाल सिंह, और ये जो अभी गवर्नर, जो अभी वहां के गवर्नर हैं केरला के, नाम में भूल गया, वो इस तरह के लीडर्स आए थे वहां पर। उन्होंने बाकायदा वहां पर उन्होंने छात्रों के बीच मीटिंग की थी, एक माहौल बनाया था। भाजपा ने आंदोलन चलाया था, मुझे अभी भी उसका स्लोगन आया है, आया आई कमर तोड़ महंगाई लाया इटली का जमाई। तो आपने महंगाई पे बात की, कोई आंदोलन चलाया क्या? तो अडानी के बारे में आप जरूर बात कीजिए, 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सोशल मीडिया पे लाइव कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि दुनिया जो है सोशल मीडिया के बाहर भी है। जी बिल्कुल। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में आप कैंपेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी। बिल्कुल। ये तो हो गई दूसरी बात। पहली बात तो ये हो गई कि उनको आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सपोर्ट में खड़ा है, भाजपा के सपोर्ट में, उसके पास, उसका इनके पास काउंटर नहीं।
दूसरी बात, उसका काउंटर ये कैसे कर सकते हैं? जन आंदोलन से कर सकते हैं, पब्लिक कैंपेन से कर सकते हैं, जो इन्होंने किया भारत छोड़ो यात्रा से, उसका उनको रिजल्ट भी मिला। उस तरह का पब्लिक कैंपेन आपको फिर नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या है भाई? तो एक संजय राउत जो आपके पार्टी का भी नहीं है, और दूसरा शरद पवार। आपके लीडर कहां है? आपका वहां पर पब्लिक कैंपेन क्या है? तो ये तो हो गई दो बात, पब्लिक कैंपेन आपके पास नहीं है, और आपके पास सोशल मीडिया का ये हो गया। एक तो आरएसएस खड़ी हो गई, सोशल मीडिया, और तीसरा आपको, अब आप देखिए, जहां बीजेपी जीती और जहां बीजेपी हारी, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। बीजेपी जीत, हम लोगों ने अपने जो एनालिसिस, चुनाव के पहले के एनालिसिस थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी अगर महाराष्ट्र जीतेगी तो उसका कारण होगा एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे बाकी फैक्टर्स के अलावा भी एक नॉवेल्टी फैक्टर भी होता है, एक नई चीज, एक नया फैक्टर भी होता है एकनाथ शिंदे। वही बात जहां बीजेपी हारी, आपके पास नया कुछ नहीं था। आप पार्टी को जो 20 साल पहले छोड़ के गए थे बाबूलाल मरांडी, उनको वापस ले आए, कोई नया लीडर आपके पास नहीं था, और यहां कल्पना सोरेन में एक नई लीडर उभर करके आ गई थी, यहां कांग्रेस जीती। महाराष्ट्र में आपके पास नया चेहरा क्या था? अब क्या लेकर के आए महाराष्ट्र? अब हरियाणा में क्या लेकर के आए भाई? 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे हुड्डा, 10 साल मुख्यमंत्री पद से बाहर रह चुके थे हुड्डा। उसके बाद तो जब तक आप नॉवेल्टी नहीं लाएंगे, जब आप सब कुछ हार गए, मध्य प्रदेश में जब आप सब कुछ हार गए, तब आप वहां पटवारी को, जो वहां के अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पटवारी, उन्होंने एक सीट भी बाई इलेक्शन में जितवा दिया है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस सीट को जितवाया है। तो आप जब तक नए लीडर को, एनर्जेटिक लीडर को आप मौका नहीं देंगे, आपकी पार्टी कैसे काम करेगी? राजस्थान में सचिन पायलट इज ऑलवेज इन वेटिंग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और राहुल गांधी जी, लोग कुछ भी कह दें, मेरा यह मानना है कि वो राजनीति में अभी भी जो एक मुद्दों को ठीक उठाते हैं, लेकिन पार्टी के संचालन में वो बहुत एक्टिव नहीं। जो उनका ट्वीट हरियाणा चुनाव के बाद आया और जो उनका ट्वीट महाराष्ट्र चुनाव के बाद आया, वो दोनों ट्वीट में इतनी समानता है, इतनी समानता है भाषा में, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये क्या शो करता है कि आप, यू आर नॉट हैंड्स ऑन, आपको हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात भाई, जहां आपका जो लोकल लीडर है वो चुनाव लड़ना चाहता है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर अपने आप लोगों को बैक क्यों नहीं करते? दिल्ली में मैंने आपको लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल दिया, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल फुल स्टीम अहेड जा रहे हैं, 11 कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया, सब कुछ कर दिया, बीजेपी भी काफी तय कर रही है। वेयर इज कांग्रेस? दिल्ली में अगर आज प्रदूषण है तो उसको लेके के लिए दोषी या तो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दोनों जगह कांग्रेस नहीं है। तो क्या इस पर ये पब्लिक आंदोलन नहीं चला सकते थे? क्यों नहीं चलाया? अरविंद केजरीवाल अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं, क्या ये इस बात का क्लियर सिग्नल अपने लोकल लीडरशिप को नहीं दे सकते हैं कि वी आर गोइंग अलोन इन द इलेक्शंस, हम अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे, कोई अलायंस नहीं करेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ कांग्रेस हाईकमांड ने नहीं कहा जी। तो ये सब जो कांग्रेस पार्टी को जो लड़ना है, अगर सरवाइव करना है राजनीति में, तो नंबर 1 कि आप जो आरएसएस के बराबर का तो आप कैडर खड़ा नहीं कर सकते नियर फ्यूचर, बहुत टाइम लगे, 100 साल में खड़ा हुआ वो कैडर आरएसएस, उसका मुकाबला करता है आपको जन आंदोलन से करना पड़ेगा। उसके रिजल्ट्स में आपको मिले, जन आंदोलन आपको लगातार करने पड़ेंगे। एक भारत
जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद आप 5 साल तक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको लगातार करना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको नए फेसेस को सामने लाना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा, उनमें एक कुछ प्रूव करने की एक मंशा होगी, जिज्ञासा होगी, पैशन होगा, उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे। और एक पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, कि भाई शॉर्ट टर्म गेन्स की मत बात कीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जाके आपको क्या फायदा मिला, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला करके आपको क्या फायदा मिला, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो आप अपने अलायंस पार्टनर को चुनने के पहले 4 बार सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी लगातार स्टेट आफ्टर स्टेट आप लूज करते जाएंगे। और लेकिन ये तो हो रहा है सर कांग्रेस के साथ। जैसे बिहार की अगर बात करें तो आज लगभग कांग्रेस की उपस्थिति वहां नगण्य है, क्योंकि आपने जो रीजनल पार्टीज थी उनको बहुत उभरने का मौका दे दिया जहां कभी कांग्रेस की सत्ता होती थी। और ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है, जो जो इनको आप छत्रप कहते हैं, प्रादेशिक छत्रप। भाई कांग्रेस जो वंस अपॉन ए टाइम कांग्रेस वाज इन पावर इन बिहार 1990 के बाद से आज तो 34 साल हो गए, लेकिन 10 साल पहले तो दिल्ली में 10 साल पहले दिल्ली में 15 साल राज किया था कांग्रेस ने। उसको क्यों छोड़ रहे हो, उसको क्यों रीजनल पार्टीज को दे रहे हो? व्हाई आर यू हैंडिंग इट ओवर टू रीजनल पार्टीज? ये शिवसेना, इनके इनके आज से 10 साल पहले वो पृथ्वीराज सिंह चौहान आपका महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर था। और महाराष्ट्र में इस बार फिर वही हुआ, कांग्रेस जो है वो उसको आप क्यों बैकडोर ले, क्यों आप एकोमोडेट कर रहे हो? अपने लीडर्स को क्यों नहीं काम करने दे रहे? तो ये मतलब मेरे ख्याल से ये 3-4 चीजें हैं। और ठीक है, पार्लियामेंट में आप धरना प्रदर्शन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनेंगे, सोशल मीडिया पर आपके आएंगे, लेकिन महज सोशल मीडिया पर देखिए, बीजेपी बहुत चालाकी से पहले इनको सोशल मीडिया पे एंगेज किया, और जब ये सोशल मीडिया पर, पहले तो सोशल मीडिया बीजेपी ने डोमिनेट किया, अर्ली बर्ड अराइवल, और जब उसको वो नेगेट करने के लिए वहां पहुंचे तब वो वापस लोगों के बीच चली गई। तो केवल सोशल मीडिया या केवल आपको एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा दोनों के बीच। वो कांग्रेस जो है सो जो कार्डर बेस्ड, जो कार्डर है, जो उनके आपके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तो कहीं पर कोई प्रेजेंस मुझे नहीं दिख रहा है। जो स्टेट्स में आप पावर, उत्तराखंड 10 साल पहले तो आप वहां पावर में थे ना, वहां आप खत्म है, हरीश रावत के बाद कोई चेहरा ही नहीं है वहां पर, आपने किसी को आगे आना ही नहीं दिया। तो अब ये चीजें कांग्रेस के सामने है। हो सकता है कि किसी चुनाव में कुछ ज्यादा अभी, अब देखिए कर्नाटक में आप इतने आगे क्यों आए? डीके शिव कुमार में आपके पास एक चेहरा आया, एक डायनेमिक लीडर आया जिसे लगातार लड़ाई लड़ी, उसने जो है सो जैसे कहना एक नाथ शिंदे ने मराठा वोट को शिफ्ट करा दिया शरद पवार से अपने तरफ, उसी तरह से डीके शिव कुमार ने जो वो कालिका वोट जो था उसको गौड़ा परिवार से कांग्रेस में शिफ्ट कराया। तो इसी तरह से नए लोगों को आपको मौका देना पड़ेगा, नए लोगों के डायनामिज्म पे आपको खेलना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हैं जी। और जो सो कॉल नए लोग आपके पास है वो झोलाधारी लोग हैं, ज्ञान देने वाले लोग हैं, ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, साहित्य और समाज की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन समाज में जाकर के काम करने वाले लोग नहीं है ये लोग। तो कांग्रेस को इन चीजों के खिलाफ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और इट्स ए इंसरमाउंट, एज ऑफ नाउ इट्स ए अपहिल टास्क, वेरी वेरी अपहिल टास्क। और कितने सक्सीड करते हैं ये तो आने वाला समय बताए। जी, राहुल गांधी की क्या भूमिका आप देखते हैं? पिछले कुछ दिनों में सारी भूमिका तो उन्हीं की है, सारी भूमिका तो उन्हीं की है, उन्होंने ही तो लेना है निर्णय, उन्हें ही तो लेना है डिसीजन, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लेना है डिसीजन। लेकिन जिसमें वो नाकाम ही दिख रहे हैं अभी तक तो। He has failed in many decisions. जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में जो डिसीजन उनको स्टेट इलेक्शन से लेने चाहिए तो वो नहीं ले पाए, वो नहीं कर पाए, उनकी शॉर्टकमिंग रही है वहां पर।
हरियाणा कांग्रेस हारी, और ये महाराष्ट्र। कहने के बाद मेरे जो कांग्रेस के मित्र मुझे फिर कहेंगे तुम तो डबल संगी हो गए। लेकिन फैक्ट है। लेकिन सर, आप कहाँ कह रहे हैं, जो नतीजे हैं वो ये कह रहे हैं हरियाणा वो कांग्रेस ये हारी, बात, महाराष्ट्र भाई में आप लोकसभा में। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दोगे, आप इस पे ठीकरा फोड़ दोगे, इस पे, अरे क्या। जैसे हरियाणा कांग्रेस हारी, महाराष्ट्र में लोकसभा में जो उसे मार्जिन मिला था वो उसने गंवा दिया, और दिल्ली में जो अगले चुनाव होने वाले हैं वो अब तक लड़ाई में कांग्रेस दिख भी नहीं रही है, जैसा आप दिख कह भी भी रहे नहीं हैं। रही है, दिख भी नहीं रही है। एंड जस्ट बिकॉज, ऐसा नहीं है कि लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लोग तैयार नहीं बैठे हुए हैं, लोग जी तैयारी कर रहे हैं, लोग तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन ये हाईकमांड आदेश दे तब तो। जी दिल्ली में आपका बड़े नेता हैं, आपके पास अजय माकन है, आपके पास संदीप दीक्षित है, आपके पास जेपी अग्रवाल है। दे आर गुड, दे हैव बीन एमपीज मेनी टाइम्स। कुछ को तो आपने भगा दिया पार्टी से, अरविंदर सिंह लवली को भगा दिया, रामवीर सिंह बिदूड़ी आज बीजेपी के टिकट पर साउथ दिल्ली से एमपी है, आपकी पार्टी का तो नेता था वो, बिल्कुल। कांग्रेस के तो नेता थे वो। तो अगर आप आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, और आपको देखिए, दिल्ली में जो भाजपा का 36-38% वोट है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस अगर जो वोट उसको खींचना है तो कांग्रेस को ही खींचना है, क्योंकि जो वोट आम आदमी पार्टी के पास है वो कांग्रेस से आ सकती है। वो वोट बनस्पत कांग्रेस कहीं दिखे तो लड़ते हुए, अगर दिखेगे नहीं तो कहां से वोट आएगा कांग्रेस के पास। जी, जो और एक मुश्किल चुनौती है। उस चक्कर में क्या होगा कि कुछ लोग जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस उनको स्पेस, उनको उनको अगर कहीं दिख नहीं रही है अगर, तो वो फिर क्या करेंगे, थक हार करके बीजेपी को वोट दे देंगे। वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ रहा, जो जाहिर सी विपक्ष बात का वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा, क्यों बढ़ा। जाहिर सी बात जी, है। तो मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के लिए, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लगा था कि कांग्रेस को फिर से एक फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिला है, उसमें कांग्रेस फिर से विफल दिखाई पड़ रही है। पिछले जो 2-3 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव में, एक झारखंड को छोड़ करके हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह कांग्रेस को देखिए हार का ही मुंह झारखंड देखना के पड़ा विक्ट्री का सेहरा तो कल्पना सोरेन और है। हेमंत सोरेन के सर है, वो तो कोई वहां पर हाँ, कांग्रेस। क्योंकि वहां भी आप बताइए कि कांग्रेस जो है बहुत लैगार्ड पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही है, उसे बाद में जी मौका मिला। तो चुनौती बड़ी है, और कांग्रेस अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां भी अभी तक कांग्रेस जो है मैदान में कहीं दिखना नहीं शुरू हुई, जबकि आप हो या बीजेपी हो, इन्होंने अपनी तैयारी काफी हद तक आगे बढ़ा भी दी है। आपने तो अपने टिकट भी, कई उम्मीदवारों के टिकट भी घोषित कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ विधानसभा लोकसभा में संसद सत्र के दौरान हंगामा मचा करके, या ऐसे कई मुद्दों को सोशल मीडिया पे उठा करके, जाहिर सी बात है कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। और जैसा आप बता भी रहे थे कि आरएसएस जैसी एक आइडियलिस्टिक पार्टी के सामने, जो एक संगठन है जिसका अपना एक जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपना बहुत बड़े स्तर पर कैडर है, कांग्रेस का खड़ा होना मुश्किल दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोशिश की गई थी, लेकिन फिर अब उस कोशिश पे कमी दिखाई पड़ रही है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या रहती हैं। अभी तो जो चुनौती कांग्रेस के सामने दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछल रही है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा में आप जुड़े, और आज हमने जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति रही इस पर चर्चा की, और बहुत गंभीर चर्चा आपने की, उन तमाम कारणों को बहुत गहनता से हमने जाना जिस कारण से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, और कांग्रेस जो है वो क्यों खड़ी नहीं हो पा रही है बीजेपी के सामने, जबकि एक उम्मीद पिछले दिनों में लगाई गई थी उससे, उसके बावजूद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, जिन मुद्दों को आप सुनना चाहते हैं, आप उन मुद्दों को बताइए, हम उन पर जरूर चर्चा करेंगे। और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद अमित, थैंक यू।